नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है यहाँ पर, जहाँ आपको हर किताब का सार हिंदी भाषा में मिलेगा। किताबें हमारी सच्ची दोस्त है। आशा है कि आप सभी को ये पसंद आएगी। धन्यवाद और सीखना जारी रखें। तो आज हम एक गहरी डुबकी लगा रहे हैं दिमाग की दुनिया में। हाँ, न्यूरोसाइंस के दिलचस्प दायरे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है और सबसे ज़रूरी बात कि हम इसे बेहतर कैसे बना सकते हैं। मतलब ज्यादा सफलता के लिए, बेहतर फोकस के लिए और हाँ, एक ज्यादा शांत तनाव मुक्त जीवन के लिए। बिल्कुल। और ये सारी जानकारी हमें मिली है एक जानी मानी न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर श्वेता अडाटिया के साथ हुई एक अहम बातचीत से। हाँ, तो हमारा मकसद है इस बातचीत से वो जरूरी ज्ञान और प्रैक्टिकल तकनीकें निकालना जिनसे हम सब अपने दिमाग की ताकत को समझ सकें और उसे अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकें। जैसे वो कहती हैं, अपनी हकीकत को नए सिरे से गढ़ना या रीवायर योर रियलिटी। सही। तो पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि क्या जो बहुत सफल लोग हैं, मान लीजिए अरबपति, क्या उनका दिमाग सच में अलग होता है? अच्छा सवाल है। या फिर क्या हम सब में वो काबिलियत है कि हम अपने दिमाग की छिपी शक्तियों को अनलॉक कर सकें? चलिए इसी के तह तक जाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर अडाटिया की बातचीत में सुबह के पहले घंटे पे बहुत जोर दिया गया है। कहा गया है कि ये एक अल्ट्रा सफल और तनाव मुक्त जिंदगी के लिए बहुत क्रिटिकल है। तो ये सुबह का रूटीन कैसा होना चाहिए दिमागी नजरिए से? मतलब क्या है इसका? देखिए, ये बहुत ही अहम सवाल है और इसे समझने के लिए ना पहले दिमाग की तरंगों को, मतलब ब्रेन वेव्स को समझना होगा। मोटे तौर पर हमारे दिमाग में 4 मुख्य तरह की तरंगें होती हैं। डेल्टा, जब हम गहरी नींद में होते हैं। थीटा, वो नींद से ठीक पहले या जागने के तुरंत बाद वाली हल्की नींद की अवस्था। फिर अल्फा, जब आंखें बंद हों, हम शांत हों, रिलैक्स्ड हों। और फिर है बीटा, जब हम पूरी तरह जगे हुए, एक्टिव, सोच विचार में लगे हुए। तो आइडियल सिचुएशन ये है कि सुबह हम डेल्टा से थीटा, फिर अल्फा और आखिर में बीटा में आए, धीरे धीरे जागे। लेकिन होता तो अक्सर उल्टा है। ज्यादातर लोग तो अलार्म की तेज आवाज से झटके में उठते हैं सीधा बीटा मोड में। हाँ, और यही गड़बड़ होती है। ये अलार्म से सीधे बीटा अवस्था में जागना, ये दिमाग के लिए एक शॉक जैसा है। इसे ऐसे समझ लीजिए कि गाड़ी न्यूट्रल में खड़ी है और आपने झटके से सीधा 5वां गियर लगा दिया। अरे बाप रे। हाँ, नतीजा क्या होगा? इंजन पे जोर पड़ेगा, गाड़ी ठीक से चलेगी नहीं। जबकि सुबह का वो थीटा और अल्फा वाला दौर है ना, मतलब जागने के ठीक बाद का समय, वो बहुत पावरफुल होता है। अगर हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो पूरे दिन के लिए एक बहुत मजबूत नींव रख सकते हैं। तो फिर इस कीमती समय का फायदा कैसे उठाएं? इसे हैक करने का कोई तरीका है? डॉक्टर अडाटिया एक बहुत सरल तरीका बताती हैं। उठने के बाद अलार्म बंद करके बस 5 मिनट के लिए आंखें बंद रखें। उस शांत थीटा या अल्फा वाली अवस्था में अपने आप को सकारात्मक सुझाव दें, ऑटो सजेशन, और विजुअलाइज करें। मतलब आप दिन में क्या हासिल करना चाहते हैं उसकी एक मानसिक तस्वीर बनाएं, उसे महसूस करें। बातचीत में एक मूवर्स नाम की तकनीक का भी जिक्र था, जो कहते हैं कि पीक परफॉर्मर्स पे स्टडी करके निकाली गई है। ये क्या चीज है? हाँ, मूवर्स, ये असल में सुबह के पहले घंटे को सही तरीके से इस्तेमाल करने का एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा। इसमें 6 चीजें हैं और कमाल की बात यह है कि हर एक के लिए लगभग 5 मिनट का समय भी काफी हो सकता है। एम यानी मेडिटेशन, ध्यान, मन को शांत करने के लिए। ओ यानी ऑक्सीजनेशन, मतलब सांस लेने का अभ्यास, गहरी सांसें, खासकर सुबह की धूप में। वी यानी विजुअलाइजेशन, मानसिक चित्रण, जो आप पाना चाहते हैं उसकी कल्पना करना। ई यानी एक्सरसाइज, थोड़ी कसरत, शारीरिक गतिविधि जिसमें क्रॉस लैटरल मूवमेंट हो, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन। हाँ, इसमें शायद 5 मिनट से ज्यादा लग सकता है, पर यह रूटीन का हिस्सा है। आर यानी रीडिंग, पढ़ना, कुछ पॉजिटिव, कुछ मोटिवेशनल। और एस यानी स्क्राइबिंग, लिखना, जो बातें मन में अटकी हैं, परेशान कर रही हैं, उन्हें लिखकर बाहर निकालना, कैथारसिस। अच्छा, तो ये सब सुबह के पहले घंटे में फिट हो सकता है, 5-5 मिनट करके। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पर सिनर्जी का महत्व है। डॉक्टर अडाटिया कहती हैं कि इन सभी छोटी गतिविधियों का जो मिला जुला असर होता है ना, वो किसी एक गतिविधि के अकेले फायदे से कहीं ज्यादा होता है। ये सब मिलकर दिमाग को दिन के लिए तैयार करते हैं। और इसके अलावा भी कुछ आदतें थी शायद? हाँ, 2 और बातें जरूरी हैं। पहला, सुबह उठकर थोड़ी देर धूप में जरूर जाना।
सूरज की रोशनी हमारे दिमाग की मास्टर क्लॉक है ना, सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस, उसे सिग्नल देती है। अच्छा, वो बॉडी क्लॉक वाली बात। बिल्कुल। इससे हमारी दिन की लय यानी सर्केडियन रिदम सेट होती है। और दूसरा, पहले घंटे में कैफीन से बचना, चाय कॉफी से। क्यों? ज्यादातर लोग तो उठते ही पीते हैं। हाँ, लेकिन कैफीन एक स्टिमुलेंट है। वो सीधे दिमाग को बीटा तरंगों में धकेल देता है, उत्तेजित कर देता है, जबकि हमें धीरे धीरे जागना है। और वो ब्रह्म मुहूर्त वाली बात, उसका क्या वैज्ञानिक कनेक्शन है? हाँ, ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से करीब 1.5 घंटा पहले का समय। बातचीत में बताया गया कि साइंटिफिकली भी इस समय हमारे शरीर में एंडोर्फिन जैसे अच्छे केमिकल्स अपने पीक पर होते हैं। तो इस समय जागकर दिनचर्या शुरू करने से हम इस नेचुरल केमिस्ट्री का फायदा उठा सकते हैं। आजकल की एक और बहुत कॉमन आदत है उठते ही फोन चेक करना। इससे तो सुबह की शांति भंग होती होगी। बिल्कुल होती है। फोन उठाते ही क्या होता है, हम बाहरी दुनिया की उत्तेजनाओं के संपर्क में आ जाते हैं, और अक्सर वो नकारात्मक खबरें या संदेश होते हैं। ये सीधे हमारे लिम्बिक सिस्टम यानी भावनात्मक दिमाग को जगा देता है और तनाव पैदा कर सकता है। तो क्या करें? देखिए, अगर किसी ने अपने फ्रंटल कॉर्टेक्स मतलब सोचने समझने वाले दिमाग को इतना ट्रेन कर लिया है कि वो नेगेटिविटी को अनदेखा कर सके तो शायद फर्क ना पड़े, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए ये सुबह की मानसिक शांति के लिए ठीक नहीं है। बेहतर है पहले घंटे फोन से दूर रहें। सही कहा। बिना अलार्म के उठने की भी एक दिलचस्प बात थी, पिलो टॉक पावर। ये क्या है? अरे हाँ, ये वाकई कमाल की चीज है। इसे प्राइमिंग द क्लॉक कहते हैं। आप सोने से ठीक पहले, जब आप थोड़ी नींद वाली थीटा अवस्था के करीब होते हैं, अपने दिमाग को निर्देश दे सकते हैं कि आपको कितने बजे उठना है। सच में? हाँ, डॉक्टर अडाटिया बताती हैं कि थीटा अवस्था में दिए गए सुझाव दिमाग पर ज्यादा असर करते हैं और अक्सर शरीर ठीक उसी समय जाग जाता है। ये दिखाता है कि हमारा अवचेतन मन हमारी सुनता है। गजब। अच्छा, नींद के अलग अलग पैटर्न, वो क्रोनोटाइप्स के बारे में भी बात हुई थी? हाँ, हुई थी। मोटे तौर पर 4 तरह के लोग होते हैं। लायन, जो सुबह जल्दी उठते हैं। बेयर, जो सूरज के साथ उठते सोते हैं। वुल्फ, जो देर रात तक जागते हैं और देर से उठते हैं। और डॉल्फिन, जिनकी नींद का पैटर्न थोड़ा अनियमित होता है। अपना पैटर्न समझना फायदेमंद हो सकता है। लेकिन क्या इसे बदल सकते हैं? मान लीजिए कोई वुल्फ है और जल्दी उठना चाहता है। बिल्कुल, यही तो अच्छी खबर है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग के बदलने की क्षमता। इसके कारण हम सचेत कोशिश करके अपने क्रोनोटाइप को कुछ हद तक बदल भी सकते हैं। तो कोई बहाना नहीं चलेगा कि मैं तो ऐसा ही हूं। वाह। चलिए, अब दिमाग की असल ताकत और उसे बदलने की संभावना पर आते हैं। वो जो एक पुरानी बात सुनते आए हैं कि हम दिमाग का सिर्फ 5 या 10% इस्तेमाल करते हैं, क्या ये सच है? क्या 100% एक्टिवेशन मुमकिन है? नहीं, ये सबसे बड़े मिथकों में से एक है। सच तो ये है कि हमारा पूरा दिमाग लगभग हर समय सक्रिय रहता है। हाँ, ये बात अलग है कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग हिस्से ज्यादा एक्टिव होते हैं। जब हम दिमागी प्रदर्शन को बेहतर बनाने की बात करते हैं, मतलब परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, तो असल में हम अपने फ्रंटल कॉर्टेक्स को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की बात कर रहे होते हैं। ये फ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम, इनमें फर्क क्या है और ये समझना क्यों जरूरी है? इसे ऐसे समझिए, हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स जो दिमाग का आगे का हिस्सा है और इंसानों में सबसे ज्यादा विकसित है, करीब 40%, ये हमारे दिमाग का सीईओ है, कंट्रोल सेंटर। सोच समझकर फैसले लेना, प्लानिंग करना, भावनाओं को काबू करना और सोच समझकर प्रतिक्रिया देना, मतलब रिस्पॉन्ड करना, ये सब इसका काम है। वहीं लिम्बिक सिस्टम दिमाग का ज्यादा पुराना अंदरूनी हिस्सा है। इसे रेप्टिलियन ब्रेन भी कहते हैं। ये हमारे सिक्योरिटी गार्ड की तरह है। खतरे को भांपना, डर महसूस करना और तुरंत रिएक्ट करना, फाइट, फ्लाइट या फ्रीज। एमिगडाला इसी का हिस्सा है जो खतरे का अलार्म बजाता है। तो दिक्कत कहाँ आती है फिर? सीईओ और सिक्योरिटी गार्ड में तालमेल क्यों बिगड़ता है? दिक्कत तब आती है जब सिक्योरिटी गार्ड यानी लिम्बिक सिस्टम ज्यादातर समय हावी रहता है। डॉक्टर अडीटिया की बातचीत के अनुसार करीब 80% लोग ज्यादातर समय इसी लिम्बिक लूप में फंसे रहते हैं। मतलब पुरानी बातों पर सोचते रहना, बेवजह चिंता करना और बिना सोचे समझे भावनात्मक रूप से रिएक्ट करना, बजाय इसके कि सीईओ यानी फ्रंटल कॉर्टेक्स सोच समझकर रिस्पॉन्ड करे। इसीलिए अपने फ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत बनाना और उसे ज्यादा कंट्रोल देना बहुत जरूरी है। पर क्या ये मुमकिन है, खासकर अगर कोई बड़ा हो गया हो या ये सोचे कि मेरा दिमाग तो ऐसा ही है या मेरे तो जीन्स ही ऐसे हैं? क्या हम वाकई अपने दिमाग को बदल सकते हैं? बिल्कुल,
यहीं पर न्यूरोप्लास्टिसिटी का जादू काम आता है। अच्छा। हाँ, इसका सीधा मतलब है कि हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है, ये प्लास्टिक जैसा लचीला है। ये जीवन भर बदल सकता है, नए कनेक्शन बना सकता है, पुरानी आदतें छोड़ सकता है और नई चीजें सीख सकता है। हाँ, ये सच है कि बचपन 0-5 साल और किशोरावस्था 13 से 20 साल दिमाग के विकास के लिए बहुत अहम दौर होते हैं। लेकिन 25, 40, 60 या उसके बाद भी दिमाग को ट्रेनिंग दी जा सकती है, उसे बदला जा सकता है। ये सोचना कि मैं तो ऐसा ही हूं या जीन्स खराब हैं, ये सिर्फ एक बहाना है। जिस दिन आप ठान लेते हैं, बदलाव शुरू हो जाता है। वाह, ये तो बहुत ही उम्मीद जगाने वाली बात है। तो इस सीईओ यानी फ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या तरीके हैं? डॉक्टर अडाटिया कुछ ठोस कदम बताती हैं। पहला और सबसे जरूरी है जागरूकता, अवेयरनेस। ये पहचानना कि कब आपका सिक्योरिटी गार्ड यानी लिम्बिक सिस्टम हावी हो रहा है और कब आपका सीईओ यानी फ्रंटल कॉर्टेक्स कंट्रोल में है। और ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए डे ऑडिट करने की सलाह दी गई है। दिन के आखिर में बैठकर सोचें, आज कब मैं भावनात्मक रूप से बह गया या बह गई, कब मैंने सोच समझकर फैसला लिया, मेरे विचार कैसे थे, मेरे रिश्ते कैसे रहे। बस जागरूक होना ही पहला कदम है। ठीक है। और जागरूकता के बाद दूसरा कदम है ब्रेन वेव प्रैक्टिस, मतलब सचेत रूप से अपनी दिमागी तरंगों को कंट्रोल करने का अभ्यास करना। जैसे अल्फा तरंगे जो शांति और आराम से जुड़ी हैं, उन्हें बढ़ाने के लिए दिन में 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके चुपचाप बैठें, विचारों को बस आने जाने दें। ग्राउंडिंग करें, नंगे पैर घास या मिट्टी पर चलें, ये तुरंत दिमाग को शांत करता है। थीटा तरंगे जो क्रिएटिविटी और गहरे ध्यान से जुड़ी हैं, उन्हें बढ़ाने के लिए ध्यान का अभ्यास करें, शांत संगीत सुनें, पॉजिटिव माहौल बनाएं। और हाँ, शराब, सिगरेट, ज्यादा कैफीन जैसी नेगेटिव आदतें छोड़ें और फोकस बढ़ाने वाली अच्छी बीटा तरंगों के लिए त्राटक का अभ्यास करें, किसी बिंदु या मोमबत्ती की लौ पर ध्यान टिकाना। ये तो दिमाग के गियर्स को कंट्रोल करना सीखने जैसा है। बिल्कुल ठीक वैसे ही। और बातचीत में न्यूरोबिक्स का भी जिक्र था। हाँ, न्यूरोबिक्स, ये क्या है? न्यूरोबिक्स मतलब दिमाग के लिए कसरत। जैसे हम शरीर को फिट रखने के लिए जिम जाते हैं ना, हाँ, वैसे ही दिमाग को चुस्त रखने के लिए उसे नई और ऐसी चुनौतियां देना जिनमें हमारी एक से ज्यादा इंद्रियां मतलब सेंसेस इस्तेमाल हों। इससे दिमाग में नए रास्ते बनते हैं। उदाहरण? जैसे उल्टे हाथ से ब्रश करना, रोज ऑफिस जाने का रास्ता बदलना, खुद सब्जी खरीदने जाना और चीजों को सूंघना, छूना, महसूस करना, या मिरर राइटिंग सीखना। डॉक्टर अडाटिया में मेजर विक्रम का उदाहरण दिया था, जिन्होंने सियाचिन में तैनाती के दौरान मिरर राइटिंग सीखी थी। ये सब दिमाग को बोर होने से बचाता है और उसे तेज बनाता है। दिलचस्प। विजुअलाइजेशन यानी मानसिक चित्रण की शक्ति पर भी काफी जोर था। वो पियानो वाले और उंगली की ताकत वाले अध्ययन क्या बताते हैं? अरे हाँ, वो स्टडीज कमाल की हैं। एक स्टडी में लोगों के एक ग्रुप ने असल में पियानो बजाना सीखा, दूसरे ग्रुप ने सिर्फ रोजाना बैठकर ये कल्पना की, ये विजुअलाइज किया कि वो पियानो बजा रहे हैं। और नतीजा चौंकाने वाला था। दोनों ग्रुप्स के दिमाग में लगभग एक जैसे बदलाव देखे गए। क्या बात है! इसी तरह सिर्फ ये कल्पना करने से कि छोटी उंगली मजबूत हो रही है, असल में उसकी ताकत बढ़ गई। इसका मतलब है कि जब हम किसी चीज की एकदम स्पष्ट कल्पना करते हैं और उसे महसूस करते हैं, तो हमारा दिमाग उन्हीं नर्व कनेक्शंस को एक्टिवेट करता है जो असल में वो काम करते समय होते हैं। ये सर्किट को तैयार करता है, परफॉर्मेंस सुधारता है और तनाव भी कम करता है। इसलिए सिर्फ विजन बोर्ड बना लेना काफी नहीं है, रोजाना उसे महसूस करना और उसका अभ्यास करना जरूरी है। सही। अब आते हैं एक और अहम मुद्दे पर, लत, एडिक्शन। इसका दिमाग से क्या कनेक्शन है? ये कैसे काम करता है? एडिक्शन, चाहे वो किसी पदार्थ की हो जैसे शराब या ड्रग्स, या किसी व्यवहार की जैसे फोन या गेमिंग, ये दिमाग की वायरिंग को बदल देती है। ये कोई मामूली बात नहीं है। डॉक्टर अडाटिया बताती हैं कि गंभीर मामलों में स्पेक्ट स्कैन जैसे ब्रेन इमेजिंग अध्ययनों में दिमाग में बाकायदा संरचनात्मक नुकसान, स्ट्रक्चरल डैमेजेस भी देखे गए हैं। बाप रे! हाँ, इसमें भी हमारे सीईओ यानी फ्रंटल लोब की कमजोरी एक बड़ी भूमिका निभाती है, क्योंकि वही हमें आवेगों पर, इच्छाओं पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। लत धीरे धीरे बनती है। पहले सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक इच्छा होती है, फिर शरीर उस चीज पर केमिकल रूप से निर्भर हो जाता है और आखिर में शारीरिक निर्भरता बन जाती है। तो हम कैसे पहचानें कि कोई आदत सिर्फ आदत है या नुकसानदायक लत बन गई है? कोई लाइन है? एक आसान सवाल खुद से पूछना है, क्या ये चीज या आदत मुझे फायदा पहुंचा रही है या नुकसान?
इज इट सर्विंग और डिसर्विंग यू? अगर जवाब नुकसान है तो उसे बदलने की जरूरत है ना? बिल्कुल। बातचीत में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क DMN का भी जिक्र था। ये दिमाग का वो नेटवर्क है जो तब एक्टिव होता है जब हम कुछ खास नहीं कर रहे होते, और अक्सर ये खुद के बारे में नेगेटिव सोचने, मतलब सेल्फ डाउट, पुरानी बातों को सोचते रहने से जुड़ा होता है। जो लोग शिखर पर प्रदर्शन करते हैं या नियमित ध्यान करते हैं, उनमें ये नेटवर्क ज्यादा शांत रहता है। अच्छा। लगातार नेगेटिव बातें सोचना, वो नेगेटिव सेल्फ टॉक, वो हमारे सिक्योरिटी गार्ड यानी लिम्बिक सिस्टम को जगाए रखता है और CEO यानी फ्रंटल कॉर्टेक्स को ठीक से काम नहीं करने देता। एक सवाल जो अक्सर उठता है, क्या पुरुषों और महिलाओं के दिमाग में वाकई कोई बड़ा फर्क होता है? और डॉक्टर अडाटिया के अनुसार संरचनात्मक रूप से, मतलब बनावट में कोई बहुत बड़े अंतर नहीं है। हाँ, कुछ छोटे मोटे फर्क हो सकते हैं, जैसे शायद महिलाओं में भाषा से जुड़ा हिस्सा थोड़ा बड़ा हो सकता है, ध्यान देने के तरीके में फर्क बताया जाता है। विकासवादी नजरिए से देखें तो पुरुष अक्सर एक चीज पर फोकस करते हैं, मोनोफोकस, शिकारी की तरह, जबकि महिलाएं एक साथ कई चीजों पर ध्यान दे सकती हैं, मल्टीटास्किंग, शायद देखभाल करने वाली भूमिका के कारण। और भावनात्मक यादें, वो शायद महिलाओं में ज्यादा मजबूती से जुड़ती हैं। और वो जो कहते हैं कि पुरुष ज्यादा तार्किक होते हैं और महिलाएं ज्यादा भावुक, क्या ये सच है? बातचीत के मुताबिक ये धारणाएं काफी हद तक सामाजिक कंडीशनिंग का नतीजा है। मतलब समाज ने हमें जो सिखाया है। हालिया शोध तो बल्कि यूनिसेक्स दिमाग की तरफ इशारा करते हैं, यानी सोचने समझने की जो बेसिक क्षमताएं हैं वो दोनों में समान हैं। अच्छा। हाँ, ये हो सकता है कि ब्रेकअप जैसी भावनात्मक स्थितियों से निपटने में हार्मोन्स का रोल हो। महिलाओं में ऑक्सीटोसिन, वो बॉन्डिंग हार्मोन, जल्दी और ज्यादा बनता है। इससे जुड़ाव गहरा और अलगाव ज्यादा दर्दनाक महसूस हो सकता है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का प्रभाव ज्यादा होता है, बॉन्डिंग हार्मोन शायद बाद में आते हैं। पुरुषों में जो देरी से प्रतिक्रिया आती है वो कभी कभी अहंकार या फोमो, मतलब कुछ खोने के डर से भी जुड़ी हो सकती है। ये सब काफी जटिल है, इसमें बायोलॉजिकल और सोशल दोनों पहलू शामिल हैं। समझ गई। तो हमने काफी सारी तकनीकों और विचारों पर बात की। अगर हमें कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो दिमाग को बेहतर बनाने के लिए, तो वो क्या होंगी, एक सार की तरह? बिल्कुल। संक्षेप में देखें तो कुछ सबसे कारगर चीजें हैं। सुबह का मूवर्स रूटीन, ध्यान, सांस, कल्पना, कसरत, पढ़ना लिखना। पिलो टॉक पावर, सोने से पहले उठने का समय तय करना। डे ऑडिट, अपने विचारों और भावनाओं पर रोज नजर रखना। अल्फा, थीटा, बीटा तरंगों के लिए अभ्यास, जैसे शांत बैठना, ग्राउंडिंग, त्राटक। न्यूरोबिक्स, दिमाग को नई चुनौतियां देना। और विजुअलाइजेशन का नियमित अभ्यास। ये सब हमारे दिमाग के CEO को ट्रेनिंग देने के तरीके हैं। ठीक है। और भावनाओं को काबू में रखने के लिए कोई फौरी तकनीक, जैसे गुस्सा या चिंता एकदम से आ जाए तो? हाँ, इसके लिए डॉक्टर अडाटिया ने ABC तकनीक बताई, बहुत काम की है। A यानी अवेयरनेस, जागरूकता, पहले पहचानें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और क्यों। B यानी ब्रीदिंग, सांस लेना, ये सबसे तेज तरीका है शांत होने का। गुस्सा या बेचैनी में गहरी सांसें लें या साइक्लिक साय करें, 2 छोटी सांस नाक से अंदर, फिर एक लंबी सांस मुंह से बाहर। 100 से उल्टी गिनती गिनना भी ध्यान बटा सकता है। और अगर अचानक चिंता उठे तो 4-7-8 ब्रीदिंग करें। 4 गिनने तक नाक से सांस अंदर, 7 तक रोकें, 8 गिनने तक नाक से धीरे धीरे बाहर। C यानी कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, इन स्वस्थ आदतों को रोजाना अपनाने की प्रतिबद्धता। यही आदतें धीरे धीरे दिमाग को मजबूत बनाती हैं। और अगर रोना आ रहा हो, खासकर जब वो रुके ही नहीं, उसे कैसे संभालें? देखिए, रोना अपने आप में बुरा नहीं है, ये कैथारसिस है। भावनाओं का निकलना जरूरी है, उसे निकलने दें। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा हो, बेकाबू लगे, तो सिर्फ रोना रोकने के बजाय उसके पीछे के कारणों को समझना जरूरी है। क्या कोई अनसुलझी भावना है, लाचारी का एहसास है? किसी दुख की शुरुआती अवस्था में रोना सामान्य है, पर वो हमेशा नहीं रहना चाहिए। उससे बाहर निकलने के लिए सचेत प्रयास करने होंगे। जरूरत पड़े तो मदद भी लेनी चाहिए। सही बात है। अच्छा, दिन में कभी एकदम से थकान या फोकस की कमी महसूस हो तो उसके लिए कोई इंस्टेंट बूस्टर है? बिल्कुल। इसके लिए पावर भ्रामरी या हमिंग भी तकनीक कमाल की है। वो कैसे करते हैं? बहुत आसान। गहरी सांस लें, मुंह बंद रखें और मधुमक्खी की तरह की आवाज करते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ें। डॉक्टर अडाटिया बताती हैं कि इससे तुरंत नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है। अच्छा। वो खून की नलियों को फैलाता है, दिमाग में खून का दौरा बढ़ता है, फोकस तेज होता है और एकदम ताजगी आ जाती है। इसे बस 2-3 बार करना ही काफी है, खासकर जब थकावा महसूस करें। ये गामा तरंगे भी पैदा करता है जो दिमाग की कुशलता और हाई लेवल फंक्शनिंग से जुड़ी हैं। ये तो बहुत काम की चीज है।
बातचीत में ब्रेन फिटनेस टेस्ट और ऑरा फोटोग्राफी का भी हल्का सा जिक्र था शायद। हाँ था। ब्रेन फिटनेस टेस्ट आपकी लाइफस्टाइल के आधार पर दिमाग के स्वास्थ्य का एक अंदाजा देता है, और ऑरा फोटोग्राफी के बारे में दावा किया जाता है कि वो शरीर के एनर्जी फील्ड को दिखाती है। कुछ लोग इसे फीडबैक की तरह इस्तेमाल करते हैं, हालांकि इन पर अभी और वैज्ञानिक शोध की जरूरत है कि ये कितने भरोसेमंद हैं। तो कुल मिला के आज की इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है, हमारा दिमाग कोई फिक्स चीज नहीं है, पत्थर की लकीर नहीं है। ये बदल सकता है, बेहतर हो सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से ये संभव है। अगर हम थोड़ी सचेत कोशिश करें, सही आदतें डालें और कुछ आसान तकनीकों को रोज अपनाएं, तो हम अपने फोकस, अपनी भावनाओं पर काबू और अपनी पूरी जिंदगी की क्वालिटी में वाकई बड़ा सुधार ला सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। असली ताकत अपने दिमाग को समझने और उसे साधने में है, खासकर अपने सीईओ यानी फ्रंटल कॉर्टेक्स को प्रशिक्षित करने में। ये जानना कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और उसे कैसे अपनी मर्जी के मुताबिक ढाला जा सकता है, यही शायद सफलता और संतोष पाने की सबसे बड़ी कुंजी है। डॉक्टर डाटिया की बातचीत में ये भी कहा गया कि हमारे ज्यादातर विचार 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमते हैं: सेहत, पैसा और रिश्ते, है ना? हाँ, बिल्कुल। अब सोचने वाली बात ये है कि इन तीनों ही क्षेत्रों में कामयाबी दिलाने वाले हमारे कंट्रोल सेंटर यानी फ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत बनाने के लिए हम जानबूझकर कितनी दिमागी ऊर्जा लगा रहे हैं। या अगर ये सच है कि दिमाग को नए सिरे से घड़ा जा सकता है, तो आज अभी अपनी हकीकत को बदलना शुरू करने के लिए अपनी रोज की दिनचर्या में वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जिसे हम अपना सकते हैं।